नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी फौज को धूल चटाने वाली हमारी सेना की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सभी का जोश हाई है। पूरे देश में उत्साह और गर्व की लहर छाई है। राष्ट्रीय भावना और सेना के सम्मान में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। आज देश के कई बड़े शहरों सहित जयपुर के अल्बर्ट हॉल से यात्रा का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री वजीरलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान राजनेताओं से लेकर संत महात्माओं, नारी शक्ति से लेकर युवा शक्ति और बच्चों से लेकर बुजुर्ग, हर व्यक्ति का भरपूर जोश और जज्बा दिखाई दिया। बड़ी चौपड़ तक निकाली गई तिरंगा यात्रा से पूरी गुलाबी नगरी भारत माता की जय से गूंज उठी। क्या वाकई में इस तिरंगा यात्रा ने तमाम बंधनों को तोड़ दिया? जो जात पात धर्म के आधार पर जो थोड़ी सी दूरी बनी थी, क्या उस दूरी को खत्म कर दिया? क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में विवाद थे, क्या उन विवादों को दूर कर दिया? और क्या तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कर दिया? आज बात इसी पर। मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। राजनीति निरपेक्ष यात्रा है। सैनिकों ने बलिदान दिया, उनके सम्मान में यात्रा है। कि वाकई में जिस हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पर वाणी, उसमें सभी एक सुर के अंदर एक साथ मां भारती की जय जयकार करते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी। शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में इस यात्रा को हम सफल माने और जो संदेश हम देना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान एक है, ना जात पात में बटा है, ना धर्म के आधार पर बटा है। अगर कोई मां भारती की तरफ देखेगा तो मां भारती के सपूत उस पर किस तरीके से कहर बनकर टूटेंगे, हिंदुस्तान इसकी गवाही देता है। देखिए, निश्चित रूप से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और बहुत ही सफल तिरंगा यात्रा रही है। उसके अंदर हर वर्ग के लोगों ने तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए। आपने देखा होगा अल्बर्ट हॉल से जो तिरंगा यात्रा चालू हुई है, बड़ी चौपड़ तक रास्ते के अंदर सब लोगों ने उनका स्वागत किया, चाहे जामा मस्जिद के वहाँ पे मुस्लिम समाज ने किया हो, तो हर वर्ग ने, हर विशेष महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सेना के जवान, पूर्व सैनिक हो, सब लोगों ने तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। और जो हमारे पुलवामा का जो पहलगांव की जो घटना हुई, उसके बाद में हमने आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया और वहाँ के एयर डिफेंस को तहस किया। इसके बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली और बहुत अच्छी सक्सेसफुल ये यात्रा है। भरत मेघवाल, क्योंकि इस यात्रा का मकसद सियासी कम, संजीदगी और सेना के प्रति समर्पण ज्यादा था, आपको लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए और इसके लिए ये इंतजार भी ना हो कि पहलगांव हो उसके बाद हमारी सेना जवाब दे? साल में 2-4 प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिससे राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार है वो लगातार चरम पर रहे। देखिए, मुझे लगता है विजेंद्र के इस देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को अपनी देशभक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति देशभक्त है। और जब बात तिरंगे की आती है तो इस देश का एक ही धर्म है, वो है तिरंगा। और जब जब तिरंगे पे किसी भी देश ने अपमान करने का कोशिश की है तो हमारे भारत के सैनिकों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन मुझे लगता है इसका कुछ इतिहास भी जानना आपके दर्शकों को और हम सबको भी जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ और जनसंघ की मां है आरएसएस। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। 2026 जनवरी 2001 को जब 3 लोगों ने आरएसएस मुख्यालय नागपुर में जाकर रेशमी बाग में जब झंडा फहराया तो उन 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था और 2013 में वो लोग बाइज्जत बरी हुए। 1948 में आरएसएस ने झंडे को पैरों तले रौंदा था और आज ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा झंडा निकाल के राष्ट्रवाद का दोहरा चोला अपनाना के चाहती है। अभी कल ही आप देखिए मध्य प्रदेश में इनके जो मंत्री है, उन मंत्री ने कहा कि हमारी सोफिया कुरैशी हमारी सैनिक का अपमान किया, उनको कहा के दिया कि पाकिस्तान की बहन है। और भारतीय जनता पार्टी के एक भी किसी व्यक्ति ने उसका खंडन नहीं किया, उसका इस्तीफा नहीं लिया।
माननीय हाई कोर्ट ने जब इसका खंडन करा, माननीय हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। और इनके अधिवक्ता कहते हैं कि हमें समय दीजिए। तब कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे का समय दूंगा, 4 घंटे तक अगर आपने इस पे एफआईआर दर्ज नहीं करी तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। इनके कर्नाटक के मंत्री ने कहा, नेता ने, केएस वीरप्पा ने, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानते, एक दिन इस देश के अंदर भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज कहलाएगा और लाल किले के ऊपर हम भगवा ध्वज पहनाएंगे। और आज क्या करा हमारे जो विधायक है जिन्होंने जयपुर की आबो हवा को खराब करने का काम किया, वो आज एक तरफ गदा लेते हैं, एक तरफ पोस्टर लेते हैं और झंडे को नाक पहुंचते हैं। अरे आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो तिरंगा दिल में होना चाहिए था, हाथ में होना चाहिए था। आप किस तरह की तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों का अपमान करना चाहते हैं? देश का अपमान करने के अलावा इन्होंने ठेका नहीं ले रखा, देश का अपमान करना। अरे तो शामिल होते ना, आज तिरंगा यात्रा सभी समाज के लिए थी, कांग्रेस को बुलाया गया था, क्यों नहीं आए आप? क्यों नहीं आए? शामिल होते। आप तो पहलगांव में जो घटना हुई उसका प्रूफ मांग रहे थे। आप तो पहलगांव के अंदर जो घटना हुई उसका प्रूफ मांग रहे थे। कांग्रेस ने तो अपना परिचय दिया ना कि पहलगांव के अंदर धर्म पूछ के हत्या ही नहीं गई। आप तो उसका प्रूफ मांग रहे थे। सिद्धरामैया ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान को आक्रमण नहीं करना चाहिए। चन्नी ये पूछ रहा था कि एयर स्ट्राइक हुई है, उसके आज तक सबूत नहीं है। आप तो ये काम किया जो पाकिस्तान की भाषा बोलने की आदत बन चुकी है। आपकी आदत पाकिस्तान की भाषा बोलने। मुझे बताइए सिद्धरामैया जी ने बोला है नहीं बोला? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बोला था कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है। चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने बोला था एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के आज तक के प्रमाण नहीं है। आपके बाड़मेर के सांसद ने बोला, आपके बाड़मेर के सांसद ने बोला है कि पहलगांव के अंदर धर्म पूछ के हत्याएं नहीं हुई है। आप बताइए उसका खंडन किया आपने? हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री ने माफी मांगी है। आप बताइए बाड़मेर के सांसद ने जो बोला है उसका माफी मांगी। हमारे देश के सैनिक को पाकिस्तान की मणिशंकर के खिलाफ एक्शन लिया आपने, चन्नी के खिलाफ एक्शन लिया, अजय राय के खिलाफ एक्शन लिया क्या आपने? बात करते हो जब देखो जब हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की बात करती है, जब देखो जब नीचा दिखाने की बात करेगी आते हैं शामिल होते हैं। मना किसने किया था? आपने मंत्री का जिक्र किया एमपी, आपके यहाँ के एक सांसद ने भी कहा कि भाई धर्म पूछकर नहीं मारा गया, ये बकायदा का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। बताओ पहलगाम का हमला हुआ तो बताइए धर्म पूछ के में मात्र कुछ घंटे में बीजेपी के बताइए ना आपके बाड़मेर के सांसद ने क्यों पूछा ये बात? जवाब दीजिए इस बात का, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। आपका सांसद पूछ रहा है कि पहलगाम के अंदर धर्म पूछ के हत्याएं नहीं हुई है। एक मिनट भरत, तो आप ये कह रहे हैं जिन्होंने अपनों को गवा दिया, वहां से जो वो खुलकर बोल रहे थे वो अपनों को गवाने के तुरंत बाद झूठ बोल रहे थे। जिन्होंने कहा कि धर्म पूछा गया, जिन्होंने कहा कि पैंट खोल के चेक किया गया, जिन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, आपने कहा कि अपने सांसद के खिलाफ निकलना जानते। ये भारत विरोधी लोग हैं, ये भारत विरोधी लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि पहलगाम का सबूत मांगने की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल के आप प्रूफ मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। आज बाजार हिंदुस्तान की सेना है जो 500 किलोमीटर दूर जाके उनके एयर डिफेंस का सिस्टम को खत्म किया है। ये भारत की सेना है। 26/11 की घटना को याद करना, मुंबई के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई थी, क्या किया था आपने? 25 आतंकवादियों को छोड़ा था आपने मुंबई की घटना के बाद। बताइए आपने कब आपने पाकिस्तान में जाके अटैक किया है? लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद में 3 बार किया है। रुक जाइए एक मिनट, हमारे साथ सुभाष शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक। सुभाष शर्मा जी, ना तो मैं तिरंगे पर टिप्पणी करूंगा, ना मैं राष्ट्रीय गान पर, कि किसके लिए लिखा गया राष्ट्रीय गान और कैसे हमारा राष्ट्रीय गान हो गया, मैं नहीं जा रहा हूं सर उस सब में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारा तिरंगा हमारी पहचान है, हमारी आन बान शान है, हमारा अभिमान है। अगर हम तिरंगा यात्रा निकालकर उसका जो भगवा कलर जो बलिदान का प्रतीक है, उस बलिदान को हम सेना के साथ जोड़कर अगर हम हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि हरित क्रांति के साथ हमारे यहां श्वेत क्रांति और सब हम जात पात धर्म से अलग होकर सिर्फ हिंदुस्तानी है, अगर बात हिंदुस्तान की होगी तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि गलती की बात हो। लेकिन एक बात है विजेंद्र जी, ये जो अभी प्रलाप में सुन रहा था, इधर उधर का सारी बातें आपने सुनाई। उत्तर रामचरित में एक दृष्टांत आता है जिसमें भगवान राम यानी राजा राम का दरबार लगा हुआ है और राजा राम के दरबार में एक कुत्ता अपनी फरियाद लेके आता है कि मुझे सुनवाई का मौका दिया जाए। और लक्ष्मण वहां परिहार के रूप में खड़े हैं
और लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि मैं मेरी शिकायत लेके आया हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आप तो अंदर नहीं जा सकते हो, तो हम राजा राम को बाहर लेके आते हैं। तो दरबार के बाहर राजा राम आए और राजा राम ने उससे पूछा श्वान से कि भाई आपकी क्या तकलीफ है। तो श्वान ने कहा कि मुझे फला गांव में एक ब्राह्मण ने अकारण पीटा है, अकारण मारा है, आप इसका न्याय कीजिए। तो ब्राह्मण को बुलाया गया और ब्राह्मण से पूछा कि श्वान को आपने पीटा है। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ जी मैंने पीटा। क्यों पीटा? कि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे को काट खाए। तो आपने इसलिए पीट दिया? बोला बिल्कुल पीट दिया। तो श्वान से पूछा कि इसका न्याय क्या है, आप ही कर दीजिए। भगवान राम पूछते हैं, राजा राम पूछते हैं इसका न्याय क्या है। तो इसका न्याय श्वान ने बताया कि इसको फला मठ का मठाधीश बना दीजिए। तो बोला आप सजा दे रहे हैं या इसको इनाम दे रहे हैं? बोला साहब पहले उस मठाधीश, उस मठ का अधीश मैं ही था, उस मठ का मालिक मैं ही था, और मैंने जो कर्म किए इसलिए मैं आज श्वान हूं। ये बात है, हमको सबको समझ लेनी चाहिए कि हम मठाधीश बनते हैं, सत्ताधीश बनते हैं, हमारे को हमारे कर्म। 1947 की बात अभी तिरंगा झंडे के नाम पर की जा रही थी, आरएसएस के नाम पे की जा रही थी। आरएसएस क्यों बना? आरएसएस के जो हेडगवार साहब थे वो क्यों कांग्रेस में थे, कांग्रेस क्यों छोड़ी, फिर उन्होंने अपना स्वदेशी झंडा क्यों बनाया? 1946 में पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? 1952 में चुनाव क्यों हुए? इसके बाद में हमने देश में क्या क्या खोया? आज हमारे साथ जो तिरंगा यात्रा करने वाले लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये देश के साथ क्या हो रहा है, ये सब जान रहे हैं। जनता जाग रही है, जनता सो नहीं रही है। इसलिए ये कहना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अभी काफी देर से लग रहे थे। कोई ये जान रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम किससे लड़ रहे हैं? अचानक से एक खबर आती है सीज फायर हो गया, और सीज फायर की घोषणा कौन कर रहा है? जिसका कोई लेना देना नहीं। और हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तिरंगा को सलाम, फौज को सलाम, हमारी सेनाओं को सलाम, हम सबको सलाम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने दुश्मन को इस कदर माफी देने का हमारा जो ये जो मानसिकता है, ये जो सद्गुण विकृति है, क्या हम उसको जान पा रहे हैं? क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं? आज आप सोचिए जरा, 712 से मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लगाकर मुल्तान को हमने देखा, मुल्तान को हमने खो दिया। इस्लामाबाद जहां बना हुआ है, रावलपिंडी जहां आज बनी हुई है, ढाका आज बनी हुई है। 1906 में जहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका में कौन लोग थे, इस्लामाबाद में कौन लोग थे, ठीक, आज हम भूल रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ढाई तिरंगा दिन भी यात्रा नहीं, अपनी हमने जगह, युद्ध सेना लड़ा। का शौर्य अपनी जगह, लेकिन अगर ये सीज फायर हुआ था तो इसकी घोषणा पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा उनके डीजीएमओ की तरफ से करनी चाहिए थी कि भाई हम हार गए, हम पस्त हो गए, हम भारत से सीज फायर का ऐलान करते हैं और इन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम सिग्नेचर करें और इसके साथ सीज फायर हो। ये होना चाहिए। देयर यू आर, ये है बात हमने क्यों मानी किसी की? हम क्यों मानने के ऊपर आमादा हो जाते हैं हमेशा? हम सद्गुण विकृति के शिकार क्यों होते हैं हमेशा? जी, ये 2.5 दिन भी नहीं चला, ये युद्ध 2.5 दिन भी नहीं चला। बिल्कुल। और या तो हमें शुरुआत करनी नहीं चाहिए थी, और करनी थी तो फिर पूरा संकल्प पूरा होना चाहिए। लेकिन सुभाष शर्मा जी, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सुभाष शर्मा जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको मुझसे यकीनन ज्यादा जानकारी होगी। मुझे जो जानकारी इंटरनली मिली और जो मैंने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को रीड किया, उनमें दरअसल यह था कि भाई किराना हिल्स पर एक अटैक हुआ जिस वजह से परमाणु लीकेज हुआ। अब भारत पूरे तरीके से एडमिट कर रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वहां इंफॉर्मेशन यह भी है कि वहां से जो एयर बह रही थी वो भारत की तरफ थी, और ऐसा ना हो कि ये जंग आगे की तरफ बढ़े और परमाणु लीकेज ज्यादा हो, इसलिए शायद अचानक से कुछ घंटों के अंदर सीज फायर हुआ। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे का सच कितना है, झूठ कितना है। सबसे पहले तो केरला वालों को चिंता होनी चाहिए थी ना। आप बात समझिए जी, हम ये कहना चाह रहे हैं तो सर वहां तो 100 किलोमीटर के आसपास शुरुआत की थी। सुभाष जी, 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया को खाली कराया गया है। जो इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, बाकायदा बोरोन को लेकर एक प्लेन को वहां ट्रैक किया गया है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि बोरोन किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बाकायदा वहां की इंफॉर्मेशन है। देखिए, तिरंगा यात्रा को हम प्रणाम करते हैं, हमारी सेनाओं को प्रणाम करते हैं, हमारे देश के नेतृत्व को प्रणाम करते हैं। बात आज जो भारतवासी चाहता है जानना, भारतवासी ठगी सी नजरों से देखता रह गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। बात यहां ये नहीं है, बात यहां ये है, हमारी सेनाएं हमेशा अभूतपूर्व शौर्य का, पराक्रम का परिचय देती हैं। 1946 अक्टूबर में
जो गलती हमने कश्मीर में की सर छोड़ देते, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, मैं बहुत सीरियस सवाल कर रहा हूं सर। आपको बहुत अच्छे से इसका एहसास होगा कि पहलगांव में घटने से पहले हिंदुस्तान के अंदर एक अलग तरीके का नैरेटिव चल रहा था, जिसमें चाहे वो धार्मिक कह लीजिए, चाहे जातिवाद को लेकर कह लीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या इस पूरी घटना ने और उसके बाद इन तिरंगा यात्राओं ने उस खाई को पाटने का काम काफी हद तक किया है? क्योंकि जिनके हाथों में तिरंगा है ना, और जिस भीड़ को मैं देख रहा हूं, और भीड़ नहीं कहूंगा, जो राष्ट्रभक्तों को मैं देख रहा हूं, उसमें हम देख नहीं पाएंगे कि कौन किस जात का, किस धर्म का है। सब एक सुर में भारतीय और हिंदुस्तानी नजर आते हैं, और यह खूबी है। इसमें कोई शक नहीं है कि तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, देश को एकजुट होना चाहिए। देश एकजुट एक स्वर में बोलेगा, जब ही हम इस तरह के जो दोनों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं, इनको हम जीत पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है विजेंद्र जी। ठीक, बात यहां मैं ये नहीं कह रहा कि हम एकजुट नहीं हो, तिरंगा यात्रा ना निकले। तिरंगा यात्रा आज की तारीख में जो निकली है, उससे 100 गुना ज्यादा जोश खरोश के साथ निकलनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। और देश को मुझे एक होना ज्यादा ही अच्छा चाहिए। लगता है कि सर्व पार्टियां इसको आहूत करती, जैसे सर्व धर्म कर रहे हैं, सब जात पात के लोग कर रहे हैं, सर्व पार्टियां आती एक साथ खड़ी होती और कहती कि चलिए हिंदुस्तान के लिए सब एक साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकालें। कहने का मतलब हमारा। सुरेश गर्ग जी, क्या तिरंगा यात्रा को लेकर हमने सबको कहा था कि भाई सब साथ चलिए? कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, बाकी पार्टियों को भी निमंत्रण दिया कि आप चलिए हमारे साथ। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जिला कार्यालय से मैसेज गया था, सभी पार्टियों के लिए गया था, कांग्रेस के लिए भी मैसेज गया था कि आइए तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होइए, सर्वधर्म के लिए, सभी के लिए गए। झूठ मत बोलिए आप पता कर लेना, पता कर लेना। हमारे जिलाध्यक्ष जी के यहाँ से मैसेज गया है। जिलाध्यक्ष जी क्या पार्टी के प्रवक्ता है? दिख रहा था। हाँ भैया, सब मैसेज गया है और सार्वजनिक रूप से सबको बोला गया है। तो मुझे ये बताइए, देश के सम्मान, नहीं, मुझे ये बताइए, देश के सम्मान के लिए यात्रा निकाली जा रही है, देश के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो फिर आपको शामिल होने में क्या शर्म आ रही थी? वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल है। सुरेश गर्ग, देश के सम्मान के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए था ना, सेना के सम्मान के लिए था ना, तो फिर क्यों नहीं आए? मना किसने किया था आपको शामिल होने के लिए? मना किसने किया था? तो इससे ये साबित होता है कि आप हमेशा भारत का अपमान करने में, आप भारत का अपमान करने में ही लगे रहते हो। जब देखिए, अब मैं विजेंद्र जी इनके 3 उदाहरण देता हूँ, इनके 3 उदाहरण देता हूँ। पहले तो देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके बोलिए, लेकिन सुरेश गर्ग साहब भाई, आप कंफर्म है कि बाकायदा बीजेपी के जिला निश्चित रूप से कार्यालय से सूचना गई थी, निश्चित रूप से कार्यालय से सूचना गई थी, सभी को ये बताया गया था कि आज तिरंगा यात्रा, सूचना गई थी, मैसेज गया था, मोड क्या था सर जी? मोड क्या था? सूचना गई, फोन पे फोन किया गया, सूचना गई है, जिला कार्यालय से सूचना गई है साहब, जिला कार्यालय से सूचना गई है। तो मैं यही कह रहा हूँ, फोन किया था मैं। अब आप उसका विस्तार से पूछना चाह रहे हो, ये तो मैं आप जिलाध्यक्ष से पूछ के बताऊंगा, लेकिन नहीं, ये नहीं मानने से क्या होता है? मैंने मेरे जिलाध्यक्ष से कंफर्म किया कि हाँ हमने सूचना भेजी है, मैंने मेरे जिलाध्यक्ष से कंफर्म किया। बात ये है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सूचना गई या नहीं गई हो, लेकिन आप तिरंगे का सम्मान करने के लिए आपको शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा था क्या वहां पे? तिरंगा था ना, तिरंगा यात्रा थी ना, सेना के सम्मान के लिए था ना, क्यों आप लोग शामिल नहीं हुए? तो ये दर्शाता है। अब आपको मैं 3 उदाहरण देता हूं। पहले तो मैं भरत मेघवाल को क्लियर कर दूं। भरत, मैं इसमें आ नहीं रहा था, लेकिन आर तिवारी जी को फोन गया था, ये सच है, और गया था ये। देखिए, इसकी मैं कह रहा हूं गया था, नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूं भाई, गया था। पहली चीज मैं यही तो कह रहा हूं, ये मान नहीं सकते ना, हमारे जिला कोई अधिकृत सूचना नहीं है। अगर उन्होंने नहीं दी तो मैं नहीं, जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खुले, भरत मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने नहीं दी तो मैं नहीं कह सकता, उन तक इंफॉर्मेशन गई थी। विजेंद्र जी खुद बोल रहे हैं, मैंने कंफर्म किया है कि आपके, चलिए माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूं। चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं। लेकिन भरत, जिस तरीके से आपने इतिहास के पन्नों को गिनाया, इतिहास के पन्ने में बहुत सी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, लेकिन कहते हैं कि इतिहास से यकीनन वर्तमान पर असर पड़ता है, लेकिन वर्तमान जैसा होता है उससे भविष्य का निर्माण होता है। क्या हम भूतकाल को लेकर वर्तमान को खंडित करते हुए भविष्य को लेकर एक सवाल खड़ा करें, या वर्तमान में जो सब एक साथ नजर आ रहे हैं उसमें एक साथ होते हुए भविष्य का निर्माण करें?
मुझे लगता है देखिए, जब भी आप किसी चीज को उद्देश्य के साथ करते हैं तो विजेंद्र उसका अनुसरण होना चाहिए, चाहे वो शब्दों से हो चाहे वो कृत्य से हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसका स्वागत किया जाता है, तिरंगे का ही सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए हर भारतीय को। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज जो हमारे माननीय विधायक साहब है उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, क्या अभी तक इन्होंने उस पर माफी मांगी? उन्हीं माननीय विधायक जी ने जयपुर शहर के अंदर, देखिए बीच में बोलिए, आप बीच में तब बोलते हैं जब आपको पता लगता है कि आपकी हकीकत सामने आ रही है। सम्मान किया है, तिरंगे को चूमा है, तिरंगे को चूमा है। यही तो कांग्रेस की सोच दर्शाती है, यही तो कांग्रेस की सोच दर्शाती है। ये तिरंगे को चूमा है उन्होंने, चूमा है आपको, तिरंगे को चूमा है आपको। ये कांग्रेस में यही तो दर्शाती है, कांग्रेस की सोच यही है तिरंगे का अपमान करना। 2014 से भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का अपमान करना, उन्होंने तिरंगे को चूमा, मेरे पास फोटो है, इसलिए आप इधर-उधर की बातें नहीं करें। आपको आना चाहिए था ना, आप गए थे क्या वहां पे? आप कार्यक्रम में थे क्या? आप कार्यक्रम में थे क्या? मैं कार्यक्रम में था, तिरंगे का सम्मान किया था उन्होंने, तिरंगे को चूमा था, तिरंगे को चूमा था उन्होंने। लेकिन आपकी तो संस्कृति बन चुकी है ना, देश का अपमान करना, सेना का अपमान करना, आपकी संस्कृति बन चुकी है। तिरंगे का कोई आदमी अगर चूम रहा है तो आप बोल रहे हो कि अपमान कर रहे हैं। ये फोटो है मेरे पास में जो तिरंगे को चूम रहे हैं वो, और आप कह रहे हो कि साहब अपमान किया है। लगातार एक मिनट रुके भाई, दोनों रुके। सुभाष शर्मा जी, एक मिनट भाई, दोनों रुके। सुभाष शर्मा जी, भाई मैं दो चीजें क्लियर कर रहा हूं। एक तो ये कि आपने जो सवाल रेज किया कि भाई अमेरिका ने क्यों किया, अब उसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आईएमएफ ने 8500 करोड़ सीजफायर से तुरंत पहले पाकिस्तान को क्यों दिए, और अगर पाकिस्तान एक सेटलमेंट के बाद तुरंत अपने आका को फोन करके कहता है कि साहब देखिए सीजफायर हो गया, और वो ट्वीट कर दे, तो इसमें भारत की संप्रभुता किसी भी तरह से कम हुई, मैं ये नहीं मानता। दूसरा जो आपने कहा कि भाई बदला लेना चाहिए, मैं तो उस इतिहास को भी याद करता हूं, क्योंकि इतिहास के कुछ पन्ने निकाले गए तो एक पन्ना मैं भी निकाल रहा हूं कि जब 93,000 जनरल कर्नल सैनिक सब हमारी 3 साल तक जेलों के अंदर बंद थे, उनकी बंदूकें जब्त थी, उनके हथियार जब्त थे, हम लाहौर बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी हम पीओके नहीं ले पाए थे, उल्टा हमने जितना कब्जा किया था वापस दे दिया था। 93,000 छोड़ने के बाद भी जो जानकारी है 53 ही सिर्फ हमारे सैनिक पाकिस्तान के पास कैद थे, हम उनको भी नहीं छुड़ा पाए थे। तो सेना क्या है, सेना अपने तरीके से फैसले लेती है और उसका हर वक्त सम्मान होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज कितना करती है मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि जानकारी नहीं, पर फिर भी मैं मानता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती होंगी वो सेना को फ्री हैंड देती होंगी और सेना परिस्थिति के हिसाब से अपने फैसले लेती होगी। ठीक है, आपका कहना मैं समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सेना को देखिए, सेना हमेशा ही फ्री हैंड के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर सेना को ही काम करना होता है। ये फ्री हैंड की जो बात है ना, ये भी एक मिथक है, ये मिथ है। सेना को यदि आप सोचे जरा कि मान लीजिए कि कहीं कोस्ट एरिया पे अटैक हो जाता है तो क्या सेना इंतजार करेगी? सेना रिटेलिएट करती आई है, आज का काम नहीं है, ये पहले से ही है। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, बात हमारा कहने का मतलब ये था, बात शुरुआत में मैंने कही ना कि श्वान, कुत्ता, ब्राह्मण, राजा, ये मैंने जो मिथ आपको दिए हैं ये काव्यात्मक हो सकते हैं, ये इतिहास हो सकता है, लेकिन इसके मायने आज जो सत्ता के लिए बात कर रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सबको समझने की जरूरत है। बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि देश की जनता जागी हुई है, आज से नहीं। देश की जनता जब यहाँ ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तब भी जागी हुई थी, जब मुगल राज कर रहे थे तब भी थी, जहाँ गुलाब वंश था तब भी जागी हुई थी। अदरवाइज ये देश नहीं रहता। आज हम सनातनी परंपरा के लोग, हिंदुस्तान के लोग, आज हिंदुस्तान नहीं कहलाता, ये कब का पता नहीं मटिया मेट हो जाता। आज आप क्या समझ रहे हैं, देश जो पढ़ाई नहीं है क्या पीएचडी करके अंग्रेजी में पढ़े हुए लोग ही पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, सब जान रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रटा दें। आज जो सत्ताधारी हैं कल वो विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष में है कल सत्ताधारी होंगे। बात यहाँ ये नहीं है, और हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ना रहे, कोई तीसरा ही आ जाए। ठीक बात है। और ये भी हो सकता है कि कोई नई व्यवस्था आ जाए। आज तक होता आया है, इतिहास गवाह है इस बात का। बात यहाँ ये चल रही है कि देश का स्वाभिमान, जिसकी रक्षा करने का काम हम सभी देशवासियों का है। अभी कांग्रेस ने भी एक यात्रा निकाली थी, अब बीजेपी निकाल रही है। सारे देशवासियों को यात्रा निकालने का मौका मिल जाए, ऐसा काम करना चाहिए। बात यह है, यहाँ दलगत राजनीति की बात हम नहीं कर रहे। बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि देश का हर नागरिक इस बात को कहे कि हमारा देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा।
क्या सर टुच्चा ये सा तो सब पाकिस्तान। जानते ही हैं, और मैं कह देता हूं भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और इसके लिए हमारी सेना को पूरा क्रेडिट जाता है। हालांकि सर मैं फिर यहां पर थोड़ा सा आपसे अलग मत रखता हूं कि जिस उत्तर रामायण का आपने प्रसंग सुनाया, यही अपने आप में एक अलग तरीके की डिबेट है कि क्या वाकई में मूल वाल्मीकि रामायण के अंदर उत्तर रामायण हिस्सा है या नहीं, इसको लेकर भी डिबेट होती है। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत आपका भी शुक्रिया, सुरेश गर्ग साहब आपका भी शुक्रिया। देखिए तिरंगा हर जिस्म पर होना चाहिए और राष्ट्रभक्ति हर दिल के अंदर, और ये यात्राएं सिर्फ हमें एहसास कराती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं है कि हम एक साल बड़े हो गए, इसलिए कि हम जश्न मनाते हैं कि इस एक साल को और बेहतर तरीके से हमने जिया है। और मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि देश में 1 या 2 तिरंगा यात्रा होनी चाहिए, ताकि वो सबको जात पात धर्म से अलग कर एक देश की विचारधारा के साथ जोड़ दे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मोदी जी ने देश की सेनाओं को छूट दे करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। राजनीति निरपेक्ष ये यात्रा है। सैनिकों ने बलिदान दिया, उनके सम्मान में यात्रा है।